So, hello everyone. Now we're going to start with the second topic, that is particularly molecular basis of inheritance. इसका हमारा particularly fourth lecture है. So we're going to start talking about it. अब हम last lecture में भी ये discuss किए थे, that is what is transcription and all. But आज के lecture में उसको वापस जरूरत पड़ने वाला, so we're going to again discuss about it. So transcription. अभी transcription जब हम discuss कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करना पड़ता है. सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अबे सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? पर्टिकुलरली क्रिक. किसने दिया था? क्रिक. ठीक है. क्रिक ने बताया था कि देयर इज दिस पर्टिकुलरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू पर्टिकुलरली एमआरएनए, and from mRNA it will be particularly flowing towards your particularly protein or let's say polypeptide. Okay, so अब हम लोगों को पता है कि जो डीएनए रहता है उसका पर्टिकुलरली क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन. एंड दैट ट्रांसक्रिप्शन विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ mRNA. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डीएनए उसमें की इंफॉर्मेशन हमने mRNA पे ली है इन द पर्टिकुलरली सेम लैंग्वेज. देखो लैंग्वेज चेंज नहीं हुई है. जो mRNA से प्रोटीन बनता है ना उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन. बट mRNA बनाने वाली प्रोसेस है उसमें क्या हो गया? वो ट्रांसक्रिप्शन है, जहां पे हमने लैंग्वेज सेम ही रखा है बिकॉज डीएनए इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. mRNA इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो यहाँ पे डेफिनेटली हमने लैंग्वेज अभी भी सेम रखी है. सो लैंग्वेज सेम रखने की वजह से हम उसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉपीइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कॉपीइंग एन इंफॉर्मेशन. राइट. अब ट्रांसक्रिप्शन होती है ना वो प्रोसेस, वो 3 स्टेजेस में होगी. कितने स्टेजेस में होने वाली हो? 3 स्टेजेस में. सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन. क्या बोला मैंने? इनिशिएशन. अब इनिशिएशन होगा यानी कि उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन है वर्ड का मीनिंग है शुरुआत. सो पर्टिकुलरली वो स्टार्ट होगा. वो प्रोसेस कैसे कैसे स्टार्ट होगा हम उसको पूरे स्टेप्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या होगा? सेकंड पर्टिकुलरली स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन, जिसमें हमारा पर्टिकुलरली क्या होगा? mRNA की लेंथ बढ़ते जाएगी. एंड लास्टली वो जब प्रोसेस रुक जाती है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमको इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन दिखेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होता का किस पे? बट ऑब्वियस डीएनए. बट पूरे डीएनए पे क्या? नहीं. डीएनए का कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहां पे पर्टिकुलरली हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा होते हुए. उस पर्टिकुलरली लोकेशन को बोलता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. क्या बोल दिया मैंने उसको? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. सो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे ये प्रोसेस होगी. कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन की. क्योंकि पूरा डीएनए बहुत लंबा है. ह्यूमन जीनोम में देखा तो 2.2 मीटर ऑफ डीएनए एग्जिस्ट एंड हार्डली 25-30,000 जीन्स आर देयर पर्टिकुलरली हु कैन अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन. सो इतने बड़े डीएनए में हर जगह पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा. इट विल बी ओनली ऑन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब इसमें होता क्या है? देखो ध्यान दो. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें हमेशा 3 चीजें मिलेंगी. कितनी 3 चीजें मिलेंगी? 3. तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम चेक कर. सबसे पहला प्रमोटर सीक्वेंस. क्या होता है? प्रमोटर सीक्वेंस. ये जो पर्टिकुलरली सीक्वेंस होगा इस पे हमारी जो एंजाइम है, जो हमारी पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन करने वाली एंजाइम है, एंजाइम का नाम ध्यान दीजिए क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ये पर्टिकुलरली एंजाइम हमारी किस पे अटैच होगी? हमारे प्रमोटर पे अटैच होगी. कुल. उसके बाद जो मिडिल सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. ये हमारी पर्टिकुलरली मिडिल रीजन होगा जो पर्टिकुलर जो क्या होगा हमारा इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन from where you're going to get mRNA or the primary transcript. And the third sequence, third piece of the DNA will be called as terminator sequence. Will be called as terminator sequence. देखो मैंने ये सब ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया, but still I am making sure कि this thing gets into your brain. अब promoter sequence कहाँ पे होता है? It is considered to be particularly attached to the 5' end or let's say upstream. पर अभी ध्यान दिया हमने तो 5' end of whom? तो कोडिंग स्ट्रैंड जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते. पिछले लेक्चर में बताया कोडिंग स्ट्रैंड बस एक रेफरेंस स्ट्रैंड है. हम किसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जो 3' से 5' जा रही है.
3 डैश या 5 डैश जो जा रही है उसका हम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को हम रेफरेंस स्ट्रैंड बोल के यूज करेंगे, क्या बोल के यूज करेंगे, रेफरेंस स्ट्रैंड, जिसको हम पर्टिकुलर यूज करते हैं रेफरेंस देने के लिए टू द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। Cool? अब सो ये अपस्ट्रीम एंड हो गया। सो फिर टर्मिनेटर कौन सा हो गया, 3 डैश एंड पे है, कौन से एंड पे है, 3 डैश एंड, दैट इज गोइंग टू बी द डाउनस्ट्रीम एंड। एंड स्टिल आई एम सेइंग डाउनस्ट्रीम मतलब किसका डाउनस्ट्रीम हो गया, वो कोडिंग स्ट्रैंड का डाउनस्ट्रीम हो गया। सो रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड इज द रेफरेंस स्ट्रैंड, और ऊपर वाली स्ट्रैंड है कौन सी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम पर्टिकुलरली एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका और हमारे एमआरएनए का कोड मैच नहीं करेगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। सेम किसके साथ होगा, फिर कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। तो हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रही है, हमने जान लिया। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगी, ये क्या करेगी हमारे पर्टिकुलरली इस ट्रांसक्रिप्शन में, वो देखते हैं। सो लेट्स से वी हैव पर्टिकुलरली 2 strands over here. राइट, यहाँ पे हमारे क्या है, ये बेस पेयर्स है। हम यहाँ पे ध्यान दे देता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस पर्टिकुलरली 5 डैश एंड ये पर्टिकुलरली क्या हो गया, वेट अ सेकंड। अब ये स्ट्रैंड है हमारी 3 डैश एंड, कौन सी है, 3 डैश, रेड वाली ये एंड 3 डैश है, तो ये यहाँ पे खत्म होगी 5 डैश पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 डैश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 डैश। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली कौन सा एंड होगा, लेट्स फॉर से ये पीस है हमारा प्रमोटर सीक्वेंस, क्या हो गया प्रमोटर सीक्वेंस। एंड यहाँ पे कहीं पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है। सो ये बीच का जो डीएनए पीस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, क्या हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब जब हमारी एंजाइम, कौन सी एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगी, ये एंजाइम क्या करती है, बाइंड होगी टू द प्रमोटर सीक्वेंस। कहाँ बाइंड होगी, टू द प्रमोटर सीक्वेंस। अब वो प्रमोटर सीक्वेंस का बाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो एक पर्टिकुलरली प्रमोटर फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर पर डिपेंड करेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, नॉट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये एंजाइम खुद से रिकॉग्नाइज करती है प्रमोटर सीक्वेंस, बट इन केस ऑफ आई एम सेइंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस एंजाइम नीड्स अ पर्टिकुलरली इनिशिएशन फैक्टर दैट अटैचेस टू द प्रमोटर सीक्वेंस। तो देखो हम बोल रहे हैं कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारे, सॉरी, इनिशिएशन फैक्टर, आई एम सेइंग इनिशिएशन फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। देखो ध्यान दो मैंने क्या बोला, देयर इज दिस पर्टिकुलरली सिग्मा फैक्टर that is required to attach at the promoter sequence, that is required to attach at the promoter sequence, so that this enzyme DNA dependent RNA polymerase will recognize this site, yeah, definitely what will happen, so this enzyme will recognize this site. देखो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन रूल यूज करेंगे वहां पे हम लोग। अब ये एंजाइम यहाँ पे बाइंड होगी, फिर बाइंड होने के बाद इट विल पर्टिकुलरली मूव ऑन द व्हाट, द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो रेड वाली हमने बोला कि क्या होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, एंड व्हाइट वाली क्या है हमारे लिए, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब जैसा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो शुरुआत में ये एंजाइम पहले प्रमोटर पे बाइंड हो गई, बाइंड होने के बाद वो सबसे पहले देखो पहले क्या हो गया, इनिशिएशन पॉइंट हो रहा है, इनिशिएशन में क्या हो रहा है, हमारी पर्टिकुलरली एंजाइम बाइंड हो गई। सो एंजाइम बाइंडेड, it got binded on the upstream end, that is 5 dash end पे बाइंड हो गई। अब ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करेगी, हमारा नया एमआरएनए बनाएगी, वो हमेशा बनाती है 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही बनाएगी। सो हमारा एमआरएनए जो बनता है वो 5 डैश टू 3 डैश में ही बनेगा, उसी डायरेक्शन से बनना चाहिए। तो वो टेम्पलेट स्टैंड को यूज करेगा, या दैट इज द रेड वन। अब फर्स्ट इनिशिएशन में क्या हो गया, बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग के बाद हमारा पर्टिकुलरली वो एंजाइम जो है, नेक्स्ट पॉइंट में एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इट विल पर्टिकुलरली कॉज अ लोकल अनकॉइलिंग, आई एम सेइंग लोकल अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स of DNA strands, local uncoiling of the DNA strands, and what will happen, this section of the structural gene will uncoil. So I'll try to show that. So next step में क्या होगा, ध्यान देना,
ये हमारा प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पे कहीं पे था, उसके बाद का जो पीस है इट विल गॉट अनकॉइल, इट विल गेट एनकॉइल, और फिर ये आगे हो गया। देखो ध्यान दो, अभी हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हमारा ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, टर्मिनेटर सीक्वेंस। नाउ विल बी फाइंडिंग दैट these two strands got separated, these two strands got separated, and our enzyme that is particularly RNA polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme will move from particularly what, 3 dash end of red strand, that is template strand, towards the 5 dash end of the template strand. and यहाँ पे जो हमारा बेस सीक्वेंस होगा उस पे वो मूव करेगी एंड अकॉर्डिंगली वो एमआरएनए बनाने वाली है, अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, एमआरएनए बनाएगी। अब यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे फॉर लेट्स से आप एक सीक्वेंस ले रहे ATGC CGA TTAG, ठीक है। अब जब एंजाइम यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई तो क्या होगा ना, पीछे एक एमआरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, एमआरएनए। विल ट्राई टू शो इट विद अनदर कलर। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एमआरएनए बन गया। क्या बन गया, एमआरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरएनए बना तो कैसे बनेगा, एमआरएनए का पहला एंड कौन सा होगा, 5 डैश एंड। कौन सा होना चाहिए, 5 डैश एंड विल बी द हेड एंड, और यहाँ पे उसका टेल एंड होना चाहिए, राइट। और ये एमआरएनए जो बना है, ये एमआरएनए जो बना है, इट इज गोइंग टू एग्जिबिट अ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो दैट्स गोइंग टू बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, टी नहीं बोल सकते बिकॉज आरएनए बन रहा है, सो इट विल बी यू। वापस टी का क्या हो गया, ए हो गया। जी का क्या हो गया, सी। सी का हो गया वापस जी, वापस सी का जी, जी का सी, ए का यू, टी का ए, वापस टी का ए का यू, और जी का यहाँ पे सी बन गया, ठीक है। और एंजाइम ऐसे घूमते फिरते यहाँ इस एंड पे आ गए, टर्मिनेशन एंड पे आ गए। अब क्या होगा ना, यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर रोल पे आएगा फिर से। सो यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर पे, यहाँ पे हमें एक टर्मिनेशन फैक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोल रहा हूँ, रो। तो देखो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर है हमारा, और दूसरा फैक्टर होगा दैट इज पर्टिकुलरली रो फैक्टर, जो हमारा क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन फैक्टर है, जिसको देखने के बाद वो एंजाइम रुक जाएगी। दैट्स द ओनली केस। क्या हो गया, वो एंजाइम वहां पे जाके रुक गई। सो पहले इनिशिएशन पॉइंट पे आया, लोकल अनकॉइलिंग हुई उस एंजाइम की वजह से, देन वो एंजाइम उस पर मूव की टेम्पलेट स्टैंड पे टू कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए। अभी एमआरएनए के लिए तुम देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। सो न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के लिए हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज डीएनए वहां पे होगा। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में वी नीड न्यूक्लियोप्लाज्म में वी नीड राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब तुम बोलोगे सर, देखो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि वी नीड राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट क्यों लग रहा है वहां पे, क्योंकि हमारे चेन में, तो हमारा जो पर्टिकुलरली चेन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि आरएनए, उसमें हमें क्या मिलता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट यूज कर रहे हैं चेन बनाने के लिए। सो ट्राइफॉस्फेट क्यों, जो एडिशनल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स है, दीज आर पर्टिकुलरली हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, और जो पर्टिकुलरली एमआरएनए हम बना रहे हैं, इट्स अ पर्टिकुलरली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि वो क्या करेंगे, वो जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एक्स्ट्रा वो लेके घूम रहा है, वो टूटेंगे, वो एंजाइम उस एनर्जी को ही यूटिलाइज करेगी। उस पर्टिकुलरली देखो ये क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, इट विल बी पर्टिकुलरली राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, और ये पर्टिकुलरली हम किस में यूज करेंगे, एमआरएनए के चेन में यूज करेंगे, एमआरएनए के चेन में यूज करेंगे। और जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हुए, इनकी एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे, इनकी एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे टू मेक द बॉन्ड, टू मेक द बॉन्ड। नाउ विच बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। देखो ध्यान देना, फॉस्फोइस्टर एक एनर्जी वाला बॉन्ड है ना, तो वो बनाने के लिए भी हमको एनर्जी जरूरत चाहिए होगी, तो इन्हीं से यूज करते हैं। किससे यूज करेंगे, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हमने न्यूक्लियोप्लाज्म में स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। सो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हम वो एनर्जी यूज करेंगे टू मेक द पर्टिकुलरली बॉन्ड दैट इज फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, क्लियर। सो फिर देखो इलॉन्गेशन प्रोसेस में ऐसा हो गया, हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, तो उसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर रहे हैं ये बॉन्ड स्टैब्लिश करने के लिए। सो ऐसे करते करते एंड हमारी एंजाइम यहाँ तक आ गई। सो ये प्रोसेस जो हुई पूरी एंजाइम यहाँ तक आने की, दैट इज इलॉन्गेशन।
और इलॉन्गेशन होने के बाद जैसे रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन पे अटैच है, उसको देखते ही वो एंजाइम क्या कर देती है, जो हमारा डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, वो एंजाइम सेपरेट हो जाएगी, एमआरएनए सेपरेट हो जाएगा, डीएनए वापस रिकॉइल हो जाएगा एंड द टर्मिनेशन फैक्टर आल्सो विल गेट सेपरेटेड। सो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का एंड पॉइंट था, दैट इज गोइंग टू बी थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। सो देखो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 पॉइंट हम समझ गए। बट whenever we are talking about transcription, whenever we are talking about transcription देखो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। क्यों डिफरेंट चलता है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में देखो mRNA बनता है, rRNA भी बनता है, उनमें tRNA भी बनता है, बट इन तीनों को बनाने के लिए प्रोकैरियोट में बस एक ही एंजाइम होगी, उसको सिंपली बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। बट दैट्स नॉट द केस इन यूकैरियोट, दैट्स नॉट द केस इन यूकैरियोट। ये तो पहला डिफरेंस हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, कि प्रोकैरियोट्स में बस एक ही एंजाइम है जो एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए तीनों बना देगा। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी नीड अ सेपरेट एंजाइम फॉर ईच मॉलिक्यूल। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है उसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? यूकैरियोट को ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हमें एक्टिव और फंक्शनल एमआरएनए नहीं मिलता है, हमें एक हेटेरोजेनस हेटेरोजेनस आरएनए मिलता है, जिसको हम फर्दर क्या करने वाले, प्रोसेस करने वाले, वो भी सीखेंगे। चलो पहले ये चीज समझ गई, प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही जरूरी है, हमें दूसरी कोई एंजाइम नहीं लगती प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। बट नाउ विल टॉक अबाउट particularly RNA polymerase types in case of eukaryotes। किनके लिए देखेंगे? in eukaryotes, as you could see eukaryotes। तो देखो ये चीज रट लेते हैं, ध्यान दो, ये चीज बहुत रटनी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसा करता हूँ ना, RNA polymerase 3 से याद रखता हूँ, क्योंकि 3 में क्या है ना, T है, 3 में क्या है, T है, तो मेरे को उससे याद हो गया। देखो दैट इज tRNA इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA polymerase 3। ठीक है, RNA polymerase 3। ठीक है, बस ये वाला याद हो सकता है मेरे शॉर्टकट से, बाकी तुम लोगों को ये रटना ही पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर राइबोसोमल आरएनए, फॉर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो टाइप है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए है। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है दैट इज फॉर पर्टिकुलरली, में इसे याद रखो कि दो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम दो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक तो mRNA दैट इज नथिंग बट HNRNA ओनली, HNRNA, क्योंकि यूकैरियोट्स में mRNA डायरेक्टली नहीं बनता है, पहले HNRNA बनता है, दैट इज हेटेरोजेनस आरएनए, और फिर उसका हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करके mRNA बनाएंगे। सो यूकैरियोट्स में ये 3 प्रकार की एंजाइम्स तुम्हें मिलेंगी। पॉलीमरेज 1 दैट इज फॉर rRNA दैट इज राइबोसोमल आरएनए, RNA polymerase 2 for mRNA that is nothing but HNRNA, and RNA polymerase 3 for tRNA, and along with that snRNA. So question comes to what is this SN? Small nuclear RNA, small nuclear RNA। ये हमें पर्टिकुलरली आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होता है, इनका पर्टिकुलरली फंक्शन हमें सिलेबस में नहीं है, सो वी वोंट टॉक टू मच अबाउट इट। सो ये समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट समथिंग दैट इज नोन एज जीन। देखो जीन को है ना, एक साइंटिस्ट है, जैसे कि ये बात हम कर चुके होंगे, दैट इज सेमोर बेंजर, एक साइंटिस्ट थे, सेमोर बेंजर ने जीन के बारे में बोला कि जीन क्या है। क्या सवाल, क्या जीन क्या है? तो जीन उन्होंने बोला कि देखो जीन 3 प्रकार की होती है, और वो 3 प्रकार के अनुसार उनके काम वैरी करने लग गए। वो बोले कि 3 प्रकार की जीन का पहला जीन होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन, दूसरा जीन होता है उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलरली म्यूटॉन, और तीसरा जो जीन होता है उसको बोले होंगे वो रिकॉन। तो हम पर्टिकुलरली रिकॉन से शुरू कर रहे हैं, डेलिबरेटली मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। रिकॉन यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसके ऊपर रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस होती है। रिकॉम्बिनेशन जो हमने किसमें पढ़ी होंगी, सेल डिवीजन टॉपिक में। सेल डिवीजन टॉपिक में जब क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, वो जो पॉइंट ऑफ जीन होगा जहां पे कट होके एक्सचेंज हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ जीन क्या बोला जाएगा, रिकॉन। नेक्स्ट म्यूटॉन, ये वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जहां पे म्यूटेशंस मिलती है। तो जो चीज पर्टिकुलरली जो डीएनए सीक्वेंस म्यूटेशन दिखाएगा उस डीएनए सीक्वेंस को बोलता है, या उस जीन सीक्वेंस को बोलता है म्यूटॉन। और लास्टली सिस्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन है, ये वो सीक्वेंस ऑफ जीन होगा जो किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन बना रहा है यानी कि कैरेक्टर देने के लिए। सो सिस्ट्रॉन यानी कि वो जीन
जो प्रोटीन थ्रू क्या देगी, कैरेक्टर, एंड दैट्स द वन विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन आवर सीक्वेंस ऑफ स्टडी। सो ध्यान दीजिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो हमें जीन के बारे में हमने बात की, 3 प्रकार के होते हैं। तो सिस्ट्रॉन में भी 2 प्रकार, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। देखो ध्यान देना, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, ये पहली रट लेना, ये पहली रट लेना कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स। किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पहले ये रख लेते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि यूकैरियोट्स में होंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी किसमें होगा, प्रोकैरियोट। देखो पी से पी याद रखना, पी से पी, तो बचा मोनोसिस्ट्रॉनिक, दैट इज यूकैरियोट्स में होगा। अब ये क्या है, जब एक कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ऐसी स्ट्रक्चरल जीन रखता है जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे बोलता है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। क्या बोलता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन में क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा हो, जो एक से ज्यादा जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो सॉरी पेप्टाइड्स के लिए। तो पेप्टाइड जब, फिर अगर स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा होंगे तो पेप्टाइड भी उनसे एक से ज्यादा ही बनेंगे, राइट। अगर दो पर्टिकुलरली उसमें एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें 2 स्ट्रक्चरल जीन है तो 2 पेप्टाइड्स बनेंगी, 3 स्ट्रक्चरल जीन है तो 3 पेप्टाइड्स बनेंगी। तो ये ऐसा फिनोमेना तुम्हें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स तुम्हें कहाँ पे मिलेंगी, प्रोकैरियोट्स में मिलेंगी, और मोस्टली ओपेरॉन्स में होती है। जैसे कि हम आखिर में, ये टॉपिक के आखिर में पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन यानी कि क्लस्टर ऑफ जीन्स, तो ओपेरॉन यानी कि क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो हम उसमें पढ़ेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक फिनोमेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि वो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, पर जो यूकैरियोट्स है ना, उनमें जो ये जीन होगी, स्ट्रक्चरल जीन, ये हमारी पर्टिकुलरली यूजफुल नहीं होती, बिकॉज इट कंटेन्स स्प्लिट जीन फिनोमेना। क्या होता है उनमें, स्प्लिट जीन होती है। क्या होती है, स्प्लिट जीन यानी कि इट अकम्पनाइज बोथ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस। उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। सो इसकी वजह से हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एमआरएनए, एक्टिव एमआरएनए नहीं बनेगा। सो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसी जीन में, एक जीन है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसा, स्प्लिट जीन है, मतलब कुछ रीजन उसका कोडिंग टाइप है, कुछ रीजन नॉन कोडिंग टाइप है। जो कोडिंग टाइप ऑफ रीजन होता है उसको बोलते हैं हम एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन कम्स कि सर ये एक्सॉन इंट्रॉन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्सॉन इंट्रॉन एग्जिस्ट करने का रीजन एवोल्यूशन है। विथ टाइम कोई भी जीन की क्या होती गई है, प्रॉपर्टीज चेंज होती गई है, मतलब डे बाय डे, विथ एवरी एवोल्यूशन, विथ एवरी जनरेशन, दैट प्रॉपर्टी हैज गॉटन बेटर। सो इस एंजाइम में कुछ अमीनो एसिड चेंज हो रहे, कोई एंजाइम होगी, एंजाइम या फिर कोई प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन में कुछ अमीनो एसिड बेटर आ गया होगा, जिसके वजह से अमीनो एसिड या फिर उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी बेटर होगी। तो वो क्या हुआ, फिर डीएनए में देखो, एवोल्यूशन और म्यूटेशन ये नहीं बोलता कि चीजें हमेशा के लिए उड़ा दो। डीएनए से बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि चीजें डिलीट हुई है, चीजें ऐड होती है, जो बेटर है वो यूज हो रही है, जो नहीं बेटर उसको वैसे ही इंट्रॉन बोल के रखा जा रहा है डीएनए के अंदर। सो डीएनए इतना स्मार्ट मॉलिक्यूल है कि वो डिलीट नहीं कर रहा, और इतने इसकी वजह से जो छोटा सा मॉलिक्यूल शुरू में था, जो पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा दुनिया में, उसमें डीएनए छोटा था। आज देखो सबसे इवॉल्व ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में वी हैव ऑलमोस्ट 2.2 मीटर ऑफ डीएनए लेंथ। सो ये इवोल्यूशन में होते गया है कि डीएनए गॉट बेटर एंड बेटर। सो उसमें एक्सॉन्स इंपॉर्टेंट बनती गई, एक ऐसा सीक्वेंस जो कोडिंग है वो एक्सॉन बन गया, और जो नॉन कोडिंग है वो इंट्रॉन बन गया। सो डिलीट नहीं हुआ, वो एवोल्यूशन के स्प्लिट जीन्स में कन्वर्ट हो गया। अब तो फिर स्प्लिट जीन वाले फिनोमेना में हमने क्या करना चाहिए, सो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। सो स्प्लिट जीन वाले फिनोमेना में वी वांट टू डू, देखो, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। क्या बोला मैं, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। ऐसा क्यों, तो फॉर आर कन्वीनियंस लेट्स से, देखो ध्यान दो, ये वो पर्टिकुलरली जीन थी, इसमें कुछ डीएनए पीस इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वन यानी कि क्या, जो कोडिंग टाइप है तो उसको बोलेंगे एक्सॉन, नॉन कोडिंग वाला इंट्रॉन हो गया, और फिर एक्सॉन, ये एक्सॉन्स। ब्लू रीजन को मैंने क्या शेयर किया, क्या वो एक्सॉन्स है, क्या वो एक्सॉन्स। सो जो नहीं है वो क्या हो गया, फिर ये वाला सीक्वेंस क्या हो गया, इंट्रॉन। ये वाला सीक्वेंस क्या हो गया, इंट्रॉन। सो हमको इंट्रॉन्स हमारे, अभी देखो डीएनए से तो नहीं निकाल सकते, वो खुद डीएनए खुद नहीं निकाल पाए, हम क्या निकालेंगे। तो फिर क्या होता था,
ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने पे हमें एक्टिव एमआरएनए नहीं मिलता। इस सीक्वेंस का, इस स्ट्रक्चरल जीन के सीक्वेंस का क्या बनेगा? एक आरएनए बनेगा, एक आरएनए बनेगा जो होगा HNRNA। क्या हो गया ये? HNRNA। ठीक है। अब ये HNRNA में, वेट अ सेकंड, देखो थोड़ा सा जगह यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये HNRNA, आरएनए बनता है 5' एंड और दूसरा एंड होता है 3' एंड। यहाँ पे हम बोल रहे, ध्यान देना, यहाँ पे ये कौन सा HNRNA? क्या है ये? HNRNA। इसमें कुछ सीक्वेंस, अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होगा, कुछ सीक्वेंस नॉन इंपॉर्टेंट। सो सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक्सॉन है ये, फिर इंट्रॉन, फिर से ये एक्सॉन है ये, फिर क्या है? इंट्रॉन, फिर वापस से रेड वाला एक्सॉन है। सो एक्सॉनिक सीक्वेंस है, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। सो अब क्या होगा? इसको हम करेंगे प्रोसेस। क्या करेंगे? प्रोसेस। सो प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA वाला हम फिनोमेना देखेंगे जिसमें एक्टिव mRNA बनेगा। क्या बनेगा? एक्टिव mRNA। सो सबसे पहली स्टेप जो की जाती है इसमें, दैट इज कैपिंग। क्या करेंगे? तो कैपिंग करेंगे, यानी कि टोपी लगाएंगे। टोपी लगाएंगे यानी कि सर पे लगाएंगे। सर कौन सा एंड है इसका? 5' एंड। सो सबसे पहले याद रखना, वी आर गोइंग टू पुट द कैपिंग एट 5' एंड। अब टोपी का नाम क्या है? टोपी बहुत कूल है, उसको बोलते हैं MGPPP। इसका फुल फॉर्म होगा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड होगा जो किस एंड पे अटके लगेगा? 5' एंड पे। सो हमने यहाँ पे इस 5' एंड पे लगा दिया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो कैपिंग होगी, देखो क्या होगी? कैपिंग। पहला क्या किया? फिर कैपिंग किया। कैपिंग, कैपिंग करने के बाद फिर क्या? टोपी लगा दी। फिर टोपी के ऑपोजिट साइड में क्या होगा? पूछ होगी। सो सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? टेलिंग। क्या कर रहे हैं? टेलिंग। टेलिंग में हम लोग लगाएंगे पॉली एडिनाइलेटेड, पॉली एडिनाइलेटेड टेल। क्या लगाएंगे? पॉली एडिनाइलेटेड टेल, यानी कि एक बहुत लंबी एडिनोसिन से बनी एक चेन लगा देंगे। क्या करेंगे? बहुत लंबी एडिनोसिन से बनी हुई चेन लगा देंगे जिसमें 100 से पर्टिकुलरली 200 एडेनिन होनी चाहिए। 100 से 200 एडेनिन होंगे। एक पॉली एडिनाइलेटेड चेन लगा दी। ठीक है। अब कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। अब थर्ड प्रोसेस होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को सेपरेट करने वाली है। उस थर्ड स्टेप को बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए एक एंजाइम होती है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। और ये रिस्पॉन्सिबल होगी उस स्प्लाइसिंग को, दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स। सो फिर वो एंजाइम आ गई। एंजाइम क्या करेगी? वो एंजाइम्स एक्सॉन्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, यानी कि वहां से रिमूव करेगी। क्या करेगी? वहां से रिमूव करेगी। सो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये क्या करेगी? इंट्रॉन्स को पुल करेगी। इंट्रॉन्स को क्या, एक्सॉन के इस एंड को इस एंड को नजदीक लाएगी, इंट्रॉन को कट कर देगी और एक्सॉन्स के दोनों एंड को क्या कर देगी? चिपका देगी। सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? सो दिस रेड पीस ऑल टुगेदर इज गोइंग टू ज्वाइन। इस एंड पे उसका क्या है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एंड पे क्या है? पॉली एडिनाइलेटेड चेन। और हमें यहाँ पता चल रहा है इंट्रॉन्स गॉट सेपरेटेड, इंट्रॉन्स गॉट सेपरेटेड। देखो इंट्रॉन्स सेपरेट हो गए और पूरा एक्सॉनिक सीक्वेंस हमने साथ में जोड़ दिया। आर वी क्लियर? तो देखो ना, रेड वाला पीस जुड़ गया, सो एक साथ आ गया। सो दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। और ये अब जो बना है दैट इज टिपिकली योर एक्टिव RNA, दैट इज mRNA। टेक्स्ट बुक में HNRNA को एक और नाम से बोल देंगे, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हैज टू अंडरगो प्रोसेसिंग और इवन आल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन। क्या बोल सकता है? मैच्योरेशन। क्लियर? क्या बोल सकते हैं उसको? मैच्योरेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? या, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मैच्योरेशन वाला पार्ट तो हमने बात कर ली। नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिक कोड। देखो जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। अब जेनेटिक कोड यानी कि क्या? बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों के बारे में बोला, दैट इज रिगार्डिंग जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिसाइफर किया, वो पूरा का पूरा तुम्हारा एंट्रेंस ओरिएंटेड है। ये पूरा पार्ट तुम्हारा एंट्रेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें टिपिकल साइंटिस्ट का नाम है, कुछ साल दिए होंगे, अगर दिए तो कुछ साल भी दिए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ। सो ध्यान दो क्या होता है। अब डीएनए के बारे में बोले थे, डीएनए बोल रहे कि मास्टर मॉलिक्यूल है। क्या है? कि मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर यानी कि वो सबके सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर वो बोलेगा सुनना पड़ेगा सबको, वो बोलेगा सुनना पड़ेगा। सो मास्टर मॉलिक्यूल है ऑफ सेल, यस डेफिनेटली, जो क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है यानी कि शुरू कर रहा है, गाइड कर रहा है यानी कि बता रहा है सबको क्या क्या करना है, और आगे जाके क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कितना करना है कितना नहीं करना ये भी उसके पास है, शुरू भी कर रहा है, क्या करना है ये भी बता रहा है, कितना करना है ये भी बता रहा है, और आखिर में कंट्रोल भी कर रहा है कि अगर ज्यादा हो रहा है तो रोकना भी पड़ता है ना, सो कंट्रोल भी कर रहा है। क्या चीज, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो इंफॉर्मेशन उसी में अटकी पड़ी है, डीएनए में ही इंफॉर्मेशन है किस चीज की, प्रोटीन बनाने की, और वो प्रोटीन बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, खुद ही इनिशिएट कर रहा है, खुद ही गाइड कर रहा है, खुद ही रेगुलेट कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है। ये चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि समझ में आना चाहिए, इस चीज का फील है, इस चीज का फील है। इनिशिएट कर रहा है, खुद से शुरू कर रहा है, गाइड कर रहा है यानी कि खुद बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे करेगा, कुछ और एंजाइम्स बनाएगा और ये प्रोसेस करवा के लेगा। एक एंजाइम बनाएगा दूसरी एंजाइम बनवाने के लिए, एक एंजाइम बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कैसे आई होगी। अब तुम ही सोचो ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, खुद भी तो एक प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन बन रहा है, अगर ये प्रोटीन बना है तो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस से हुआ है, वो भी किसने बनाया, डीएनए ने बनाया, और वही एंजाइम क्या हो रहा है, किसी और प्रोटीन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम समझ लो वो इनिशिएट खुद ही कर रहा है, खुद ही खुद के पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, कैसे, थ्रू सम अदर एंजाइम व्हिच वाज फॉर्म्ड थ्रू सम अदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो इनिशिएट कर रहा है, गाइड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किस चीज को, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब ये पता चल रहा था, ये आइडिया थी सबको कि बाबा डीएनए ये सब कर रहा है, तब एक जाके दो साइंटिस्ट आए थे, यानोव्स्की एंड साराभाई, यानोव्स्की एंड साराभाई इन ईयर 1964, they said that the particularly information of any particularly what character or organism, that is genetic information, is stored in the DNA. So it is the site for DNA is the site for storing this information, that is genetic code. तो फिर अभी क्वेश्चन आया कि किस फॉर्म में अटका है, ये किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन, ठीक है डीएनए में है, डीएनए में इतना तो पता चल गया, पर किस फॉर्म में है, तो फिर क्रिक बोला, क्रिक तो तुम लोगों को पता ही है, डीएनए जेनेटिक्स यानी कि क्रिक हर जगह है। सो आए हमारे क्रिक। So crick particularly क्या कर रहा था, according to the FHC crick, this information is stored in the form of coded language. Coded language को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम, that is called genetic code. और वो क्या है, इन जेनेटिक कोड जो होगा वो कौन सा है, वो क्या है, जेनेटिक कोड क्या है उसमें। अब हम लोगों को पता है डीएनए के अंदर क्या होता है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फेट है। अगर देखा तो शुगर और फॉस्फेट तो पूरे चेन में, सो दैट व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस, व्हाट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कोड, द नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है। सो जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा, नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस होगा वही हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन है जो कोडेड फॉर्म में स्टोर्ड है। सो देखो, so according to FHC crick, this information is stored in the form of coded language, that is cryptogram. क्रिप्टोग्राम ध्यान देना, ग्राम है, बिकॉज ऑप्शन में क्रिप्टोग्राम दे देते, क्रिप्टोग्राम एक सब किंगडम है ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एक सब किंगडम लेवल है वो, क्रिप्टोग्राम बोल रहा हूँ मैं, क्रिप्टोग्राम, यहाँ पे ग्राम है, ग्राम देख रहा, ध्यान देना, क्रिप्टोग्राम है यहाँ। सो yeah, we are back. थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। So the site for storing this information was like क्या बोल रहे थे, यानोव्स्की एंड साराभाई ने क्या बताया था कि डीएनए इज द साइट ऑफ पर्टिकुलरली स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रिक क्या बोल गया, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, दैट इज पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ, आई एम अगेन सेइंग, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन बेस में हम पर्टिकुलरली उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। That is called as cryptogram, called genetic code, that contains code words, और उन code words को क्या बोला उन्होंने, codons, each one specifying, और हर एक codon किसी एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, ऐसा बताया उन्होंने, किसी एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, अमाइनो एसिड को क्या करेगा, स्पेसिफाई, राइट, किसी एक अमाइनो एसिड को क्या करेगा, स्पेसिफाई। सो लेट्स टॉक अबाउट अभी गैमो उसी टाइम पे पर्टिकुलरली थे जो 1954 में एक चीज बता गए। अब कोडॉन है ये तो हमको पता चल रहा था, क्रिक ने भी बताया था कि देखो, क्रिक ने जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, ये किसने बताया था, ट्रिपलेट कोड। अभी ये पार्ट क्या है, was evidence first given by Crick in 1961 using what, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। बट एक क्वेश्चन काफी था, अभी ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, वो किससा है। सो जॉर्ज गैमो ने, he was a particularly kind of a mathematician जो बायोलॉजी भी काफी हद तक जानते थे। अब इन्होंने क्या किया ना, वो बोले कि देखो, अगर हम बोल रहे कि नाइट्रोजन बेस है, क्या बोल रहे हैं,
नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर हमारा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन कर रहा है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन कर रहा है, तो उस कोड को नाइट्रोजन बेस के हर एक कोड को क्या बोलेंगे? कोडॉन। तो बोले कोडॉन अगर सिंगलेट होगा, सिंगलेट यानी कि क्या, कोडॉन में बस एक नाइट्रोजन बेस रिस्पॉन्सिबल होगा, तो देखो सिंगलेट कोडॉन यानी कि कितने बन सकते हैं? बस 4। कितने बनेंगे? 4। एक तो आइडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन या फिर थाइमिन, यूरासिल। वो ही बस क्या करेंगे? डिटरमाइन तुम्हारा अमाइनो एसिड। तो कितने अमाइनो एसिड डिटरमाइन करेगा? 4 ही तो कर पाएगा, क्योंकि स्पेसिफिसिटी तो चाहिए ना, हर कोडॉन बस एक ही अमाइनो एसिड लाना चाहिए, तो फिर स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो सिंगलेट कोडॉन्स नॉट इनफ, क्योंकि कितने बनेंगे? बस not enough, not enough. These four, because only four type of codons will be formed. तो बोले let's try for doublet. So अगर doublet codon है, देखो doublet codon है, तो हमारे पास जगह कितनी है? 2। यानी कि यहाँ पे भी कोई आ सकता है, A, G, C या फिर U आ सकता है, यहाँ पे भी A, G, C या फिर U आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डबलेट्स की? 4 into 4। तो कितने हो गए डबलेट्स टोटल? 16। 16 डबलेट्स। और अमाइनो एसिड्स कितने थे ये क्वेश्चन है ना? 20 अमाइनो एसिड्स की वैरायटी है, 20 अमाइनो एसिड्स की वैरायटी है, और 20 अमाइनो एसिड्स के लिए पर्टिकुलरली 16 कोडॉन्स इनफ नहीं है, क्योंकि किसी एक कोडॉन को एक से ज्यादा अमाइनो एसिड लाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है 1 कोडॉन स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी कि एक कोडॉन कोई एक ही अमाइनो एसिड लाएगा। सो फिर नॉट इनफ, आई एम अगेन सेइंग नॉट इनफ, 16 कोडॉन्स नॉट इनफ। सो फिर जॉर्ज गैमो ने बोला कि फिर शायद कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस है, पहले में भी AGCT वाला या AGCU, दूसरे में भी AGCU, और तीसरे में भी AGCU, कोई भी आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 4 into 4 into 4, and that gives 64। और 64 codons are more than enough for 20 standard amino acids। ठीक है। और यहाँ से पर्टिकुलरली उन्होंने बताया, ये कैलकुलेटिव था या हाइपोथेटिकल था, जहाँ पे उन्होंने बताया ट्रिपलेट कोडॉन और जितने कितने होने चाहिए, ट्रिपलेट कोडॉन्स के वैरायटी कितने होगा? फिर 64, जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ से उन्होंने कैलकुलेटिव बताया। अब इन चीजों को कंफर्म कराने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे कि निरनबर्ग, मेथाय और खुराना और सिबरोकायो भी आए थे। तो देखो निरनबर्ग एंड मेथाय ने क्या किया, ये बोले देखो दे पर्टिकुलरली सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल एमआरएनए। उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया। अब वो आर्टिफिशियल एमआरएनए में क्या किया? दे पुट ओनली पर्टिकुलरली वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। सो जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलरली डीएनए सीक्वेंस ले लिया। देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी नहीं बताया, ठीक है यार, हम ले लेते। देखो एक पर्टिकुलरली उन्होंने एक एमआरएनए बनाया जिसमें बस यू का सीक्वेंस है। किस चीज का सीक्वेंस है? यू का। सो ये एक कोडॉन हो गया ट्रिपलेट, ये दूसरा कोडॉन हो गया, ये तीसरा कोडॉन हो गया। तो बस अगर यू 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 का रखा तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें जेनेटिक कोड में अगर देखें तो यू 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 बस क्या ला रहा था? फिनाइल एलेनिन। क्या ला रहा था? फिनाइल एलेनिन। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर आर्टिफिशियल एमआरएनए बना और उसमें अगर वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस रखे और इसका ट्रांसलेशन कर ले, जो कि ट्रांसलेशन हुआ बस, बट ऑब्वियसली बिकॉज ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, ही फाउंड दैट एक लॉन्ग लेंथी चेन बनी थी फिनाइल एलेनिन की, लॉन्ग लेंथी चेन बनी थी फिनाइल एलेनिन। तो ये तो तुम बोलोगे सर अगर बस यू कर रहा है तो भी फिनाइल एलेनिन आएगा, 2 यू कर रहा है तो भी फिनाइल एलेनिन आ सकता है, 3 यू कर रहा है तो भी फिनाइल एलेनिन। तो कंफ्यूजन अभी भी है, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट कोडॉन कौन सा है। तो फिर और थोड़ा सा सोचने लगे लोग कि क्या कर सकता है, कि क्या कर सकते हैं बाबा, कि हम 2 का चेंज ले, 2 ऐसे यू सी यू ऐसे कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम और कंफर्म हो जाएंगे। तो देखो फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना है वर्क में, he particularly started, he had a particular technique of synthesizing mRNA with repeated sequence यानी कि ऐसे, जिसमें उन्होंने रिपीट क्या किया? 2 CU एंड ऐसे पर्टिकुलरली क्या करते गए? CU का सीक्वेंस क्या करते गए? रिपीट करते, क्या करते गए? रिपीट। सो इससे क्या फायदा हुआ? यहाँ पे 2 का सीक्वेंस उन्होंने रिपीट किया। तो अगर डबलेट होता, कोडॉन हमारा अगर डबलेट होता, तो अभी भी अभी भी हमारा अमाइनो एसिड एक ही होना चाहिए था थ्रू आउट, बिकॉज सीयू के बाद वापस सीयू रिपीट हो रहा है, सीयू के बाद वापस सीयू रिपीट हो रहा है, सीयू के बाद सीयू। तो अगर सीयू रिपीट हो रहा है तो अमाइनो एसिड सेम होना चाहिए था, बट वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। वो वहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो कोडॉन था वो ट्रिपलेट हो रहा है, क्योंकि देखो सीयू उन्होंने फिक्स रखा था, बट पहला वाला पर्टिकुलरली कुछ एक अमाइनो एसिड लेके आया,
दूसरा वाला कुछ एक ले गया, वापस पहला वाला रिपीट हुआ, वापस दूसरा वाला रिपीट हुआ। क्यों? बिकॉज कोडॉन रिपीट हो रहा है। और डबलेट में, डबलेट हमने रखा है, हमने सीक्वेंस दो दो का कॉपी किया, सीक्वेंस सेम रखा है, पर अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या हो रहा है, यूनिक रिपीट हो रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि सीयूसी के लिए, सीयूसी के लिए ध्यान दीजिए किधर आएगा, सीयूसी ल्यूसिन आएगा। क्या आएगा? ल्यूसिन। सब इसके वजह से आया ल्यूसिन। यूसीयू के वजह से ध्यान देना क्या है, यूसीयू के वजह से आया सेरिन। तो ल्यूसिन फिर सेरिन, फिर वापस ल्यूसिन, फिर वापस सेरिन। अब फाइनल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, फाइनल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ट्रिपलेट अगर फिक्स रिपीट कर रहे हैं, ट्रिपलेट अगर फिक्स रिपीट कर रहे हैं तो एक ही आना चाहिए। तो उन्होंने देखो ट्रिपलेट रिपीट किया, सी यू है, सी यू है, सी यू है, सी यू है। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं रिपीट हो रहा था, दो दो बेसिस से रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे तीन तीन उन्होंने लगातार रिपीट किए और उनको क्या मिला, एक ही अमाइनो एसिड मिला। अभी सी यू ए के लिए तुम भी ध्यान दो, सी यू ए क्या आएगा, ल्यूसिन ही आएगा। क्या आएगा? ल्यूसिन। सो यहाँ पे वापस सीक्वेंस फिक्स हो गया, ल्यूसिन ल्यूसिन ल्यूसिन। सो यहाँ पे हम लोग को समझ गया कि क्या है, कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट है। कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका कंट्रीब्यूशन था, सिवेरो ओकाओ, सेवेरो ओकोआ, सेवेरो ओकोआ। इन्होंने एक एंजाइम बनाई थी जो थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर की जो थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, जो हमें आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाने में, आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाने में मदद करती थी। और इसके वजह से निरेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और सेवेरो ओकावा, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। इन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। बिकॉज दे वर द वन जो मिलके इन्होंने क्या किया, दे डिसाइफर्ड, आई एम सेइंग दे डिसाइफर्ड द कंप्लीट जेनेटिक कोड। और यही कंप्लीट जेनेटिक कोड बाद में क्या बन के आया, ये जो चार्ट है हमारे सामने, हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, ये जो चार्ट है वो बन के आया। दैट इज कंप्लीट डिसाइफरिंग द जेनेटिक कोड। क्लियर है? अब इन जेनेटिक कोड में हमें क्या क्या याद रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड वाले कोडॉन्स और अमीनो एसिड जो हम पर्टिकुलरली पहले बता देते हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहला है ये एयूजी। एयूजी एक ऐसा कोडॉन है जो बस एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है। देखो एक मतलब क्या, वो मिथ्योनिन, कोई और तुम्हें पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा। देखो अमीनो एसिड, फिनाइलएलनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, वैलिन, एलेनिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, सेरिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन है, हिस्टिडिन, देन पर्टिकुलरली ये क्या है, ग्लूटामिन, एस्परजिन, लाइसिन, एस्परजिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, सेरिन, अर्जिनिन, ग्लाइसिन। तो हमें पता चल रहा है कि मेथियोनिन, देखो बस अगर ध्यान दो तो मेथियोनिन को लाने के लिए क्या, फिर कोड करने के लिए बस एक ही कोडॉन अवेलेबल, दैट इज AUG। वैसे एक और है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही अवेलेबल है, दैट इज UGG। ग्लाइसिन भी बहुत बार पूछा गया बिकॉज जीजी वाला पेयर है, जो भी जीजी से शुरू होंगे वो ग्लाइसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखो GGU, GGC, GGA, GGG, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये कुछ होता है, बहुत कॉमन है। ये भी हमको पर्टिकुलरली वैलिन वाला भी बहुत बार पूछा गया, दैट इज GUG, पूछा गया एग्जाम में पूछता है, बिकॉज ये हमें कहाँ पे अप्लाई करने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में। कहाँ पे अप्लाई करने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सो GUG वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूट बाय वैलिन, एक पर्टिकुलरली एक फिनोमेना था, हमने देखा था। ठीक है, अब विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये हमारा लास्ट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड फॉर द टुडेज लेक्चर। विल फिनिश इन 10 to 15 मिनट्स। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या बोल रहे हैं, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि क्या, वो हमेशा तीन में रीड किया जाता है। लाइक हम बोल रहे हैं ना, अभी कुछ सीक्वेंस लिख लिया हमने, AGCUCCAGGA, ऐसा कुछ लिख लिया। तो रीड करते हो हम हमेशा तीन तीन का रीडिंग कर रहेंगे। देखो फिर ये अगले वाले में चला जाएगा ना, कुछ भी होगा, फिर AAG ले लिया। सो ट्रिपलेट कोड में ही हम उसको रीड करते हैं, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। ये बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट पोलैरिटी यानी कि क्या, अगर ये mRNA है, इसके पास यहाँ पे 5' एंड है, इसके यहाँ पे 3' एंड है। अब सीक्वेंस देखो AAG, GGC, CCA है। अब रीड करते हुए हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, ये ACC रीड करेंगे, फिर CGG रीड करेंगे, फिर GAA करेंगे, बट ऐसे रीड हमेशा
5' to 3' ही करना है। मतलब पहले ए जी रीड करेंगे, फिर जी सी रीड करेंगे, फिर सी ए रीड करेंगे। उस डायरेक्शन से नहीं रीड होता, इस डायरेक्शन से होगा, दैट इज 5' to 3'। क्लियर? नेक्स्ट, अब वो बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। कैसा होता है? नॉन ओवरलैपिंग। सो नॉन ओवरलैपिंग समझने के लिए देखो, ए जी लिख लिया, जी ए लिख लिया। अब वो बोल रहे हैं कि नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि ये रीड करने के बाद हम इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे, ऐसे रीड नहीं करेंगे। ये खत्म हो गया। अगर वैसे रीड करते तो तुम्हें पता कितने पॉसिबिलिटी बन जाएंगे? 6 नाइट्रोजन बेस से ये एक बन जाएगा, फिर ये एक बन जाएगा, फिर वापस ये एक बन जाएगा, और फिर ये एक बन जाएगा। सो इससे क्या होगा? 6 नाइट्रोजन बेस है और 4 अमीनो एसिड फिक्स कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। एक बार हमने कवर कर लिया एक नाइट्रोजन बेस, दूसरी बार हम उसको नेक्स्ट कोडॉन में नहीं लेंगे। सो एक कोडॉन कवर हो गया तो अभी ये जी नेक्स्ट कोडॉन में कवर नहीं होगा, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैप नहीं करना, ठीक है? ये हो गया सेकंड। अब बोल रहे कि जेनेटिक कोड हमें रीड कैसे करना है? कॉमालेस रीड करना है। कैसे करना है? कॉमालेस। सो अगर कॉमालेस करना है तो हम कुछ भी लिख लेते सीक्वेंस, वही मैं बार बार जानबूझ के बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल जैसे आड़े टेढ़े लेके। अब जब हम कॉमालेस रीडिंग कर रहे हैं तो पहला कोडॉन होने के बाद दूसरा कोडॉन हम गैप लेके नहीं करेंगे, दूसरा कोडॉन हम गैप लेके नहीं करेंगे रीड, क्योंकि क्या है ना, जेनेटिक कोड कैसे बता रहे हो? वो कॉमालेस रीडिंग होती है, यानी कि ट्रिपल ए के बाद ए जी जी होगा, फिर जी यू ए होगा, फिर ए यू। कॉमा नहीं देना है, कॉमा यानी कि पंक्चुएशन। सो देयर शुड बी नो गैप, नो गैप और पंक्चुएशन। गैप नहीं देना है, फिर पंक्चुएशन नहीं देना है, ठीक है? क्लियर? गैप या फिर पंक्चुएशन नहीं देना। उसके बाद जेनेटिक कोड बता रहे हो डी जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। अब ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बच्चों को नहीं समझता है। अब ये जो है ना, इसमें बताना क्या है, वो बोल रहे हैं कि देखो एक अमाइनो एसिड है, लाइकवाइज लेट्स से ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको पर्टिकुलरली कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडन अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। लाइकवाइज देखो, जी जी ए, जी जी यू, जी जी सी एंड जी जी जी, ये तीनों भी किसको कोड करेंगे? ग्लाइसिन को। किसको कोड करेंगे? ग्लाइसिन को। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। क्या बोलेंगे? डी, यानी कि एक अमाइनो एसिड को लाने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा कोडॉन्स अवेलेबल है। मतलब इसको अगर हम पर्टिकुलरली रिलेट करना ही चाहे ऐसी, तो इसको हम पर्टिकुलरली कंसिडर कर लेते हैं स्कूल या कॉलेज की एक सबसे अच्छी लड़की। उसके पीछे उसको पर्टिकुलरली लाने के लिए घर से स्कूल तक या फिर स्कूल से घर छोड़ने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है, एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है। ये सुंदर सी लड़की है स्कूल की, उसको लेके जाने के लिए एक से ज्यादा क्या है? कोडॉन्स अवेलेबल है। समझ रहे हो? तो पर्टिकुलरली कोडॉन्स अवेलेबल है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। सो इसको डीजेनरेसी का फिनोमेना बोलते हैं। और इसके अपोजिट थोड़ा सा रहता है, एक नॉन एम्बिगस नेचर, पहले ये बता देता हूँ। पर हमने ये तो समझ लिया कि एक अमीनो एसिड को लाने के लिए क्या है? एक से ज्यादा कोडॉन्स अवेलेबल है, एक से ज्यादा कोडॉन्स अवेलेबल है। बट कुछ कुछ होता है ना, एक कोडॉन ऐसा होगा, अभी हम लेते जी 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 लिख लिया। बताइए जी जी जी, ये जी 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 किसी और अमीनो एसिड को लाएगा क्या? नहीं, वो बहुत डिटरमाइंड है। लाऊंगा स्कूल से घर तक तो इसी को लाऊंगा, यानी कि जी 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 बस और बस। देखो जी 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 बोल रहा है मैं बस और बस लाना चाहता हूं अमाइनो एसिड, कौन सा वाला? ग्लाइसिन को ही। तो यहाँ पे हमें समझ रहा है कि ये इसको नॉन नेचर क्या हो गया ना, नॉन एम्बिगस। जी 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 को शिद्दत वाला है, इससे ग्लाइसिन से। पर ग्लाइसिन के साथ शिद्दत वाला क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा जन कर रहे हैं। तो ये हो गया डीजेनरेशन। एक से ज्यादा रेडी है, अवेलेबल है कोडॉन ग्लाइसिन को लाने के लिए या फिर किसी और अमीनो एसिड को भी लाने के लिए ऐसा अवेलेबल है। तो इसका रीजन होता है वुबल्स हाइपोथेसिस। वुबल्स बेस, एक वुबल्स बेस एक कंसेप्ट है जिसमें जो आखिर वाला जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर, इट्स एन इररिलेवेंट कोडॉन एंटीकोडॉन रीडिंग के वक्त, हम एंटीकोडॉन टीआरएनए में होता है तब पहले दो नाइट्रोजन बेस देखने के बाद ही अमाइनो एसिड ड्रॉप किया जाता है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ दिस वुबल बेस, दैट इज AUCG। यहाँ पे दिख रही है वुबल बेस होगा। सो ऐसे नहीं कि आखिरी वाला हमेशा होगा, मे बी बीच वाला भी हो सकता है, मे बी फर्स्ट वाला भी हो सकता है, बट देयर इज ऑलवेज वन बेस that is Wobble base, and that created this issue that for an amino acid there are more than one codon available.
दैट इज मोर देन वन कोडॉन अवेलेबल। बट कोडॉन एंटीकोडॉन रीडिंग बहुत स्पेसिफिक होती है, तो हर कोडॉन कोई भी हो बस किसी एक अमीनो एसिड को ही लाएगा, दैट इज नॉन एम्बिगुअस नेचर। अभी नेक्स्ट एक और रूल रह गया था या फिर कैरेक्टरिस्टिक रह गया था, दिस लॉ और लेट्स से जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि it will be particularly present in every living organism. Every living organism will have this property. इस सब में रीडिंग इसी प्रकार से होगी, कोई ऑर्गेनिज्म कुछ अलग वे से जेनेटिक कोड नहीं रीड करेगा। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद वो बोल रहे कुछ इनिशिएशन कोड और टर्मिनेशन कोड वाला फिनोमेना, ये क्या है? देखो हर बार अगर ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस पकड़ लेते, एजीजी, जीजीए, फिर एयूजी, फिर कुछ भी होगा आगे रैंडम कुछ भी सीक्वेंस होने दो, और ये 5' एंड है। अब जब इन रीडिंग होती है तो हमेशा याद रखना इसका नहीं होगा रीडिंग, इसका भी नहीं होगा जब तक एयूजी नहीं आता है। जब तक एयूजी रीडिंग में नहीं आता है हम अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे। तो एयूजी आ गया, इसके बाद ही अमीनो एसिड आएंगे, यानी कि मेथियोनिन बनेगा। फिर यहाँ पे अगर हमने पकड़ लिया जीजीजी, क्या बोला मैंने, जीजीजी, फिर आएगा ग्लाइसिन। सो ऐसा सीक्वेंस बनेगा, मतलब ये शुरुआत का पार्ट क्या हो गया, नॉन ट्रांसलेटरी सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? नॉन ट्रांसलेटरी सीक्वेंस। जब तक एयूजी नहीं आता है तब तक ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो द एयूजी यहाँ पे क्या हो गया, शुरुआत हो गई। एयूजी एक ऐसा कोडॉन है जहां से शुरुआत होगी ट्रांसलेशन की, फिर खत्म भी तो कहीं होगी। जहां पे खत्म होगी ना उसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। तो टर्मिनेशन कोडॉन 3 प्रकार के होंगे, यूजीए, यूएजी और यूएए। जो यूजीए होता है ना, इसको हम पर्टिकुलरली एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्बर, एम्बर कोडॉन बोलते हैं। यूएजी हो गया तुम्हारा पर्टिकुलरली, वेट अ सेकंड, यूजीए, यूजीए होता है ओपल, यूएजी होता है एम्बर, और यूए हो गया ओकरे। देखो ऐसा ले, यूजीए ओपल, गोपल ऐसे लक्ष्य ध्यान में रख सकते हो। एजी एम्बर अकबर याद कर सकते हैं, एजी बर अकबर, और यू ए आवाज दे रहे कोई ओकरे करके दोस्त होगा अपना, ओकरे, ए ओकरे ऐसे बोलेगा, ए ओकरे। सो ए यू ए यानी कि ओकरे हो गया। ये हो गए तुम्हारे तीनों टर्मिनेशन कोडॉन। क्या हो गए ये? टर्मिनेशन कोडॉन, जहां पे हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। टर्मिनेशन कोडॉन क्यों बोल रहे? बिकॉज इनके लिए यूईजीए, यूएजी, यूएए के लिए हमारे पास अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं है। सो इन तीनों को देखते ही ट्रांसलेशन रुक जाता है। दैट द टर्मिनेशन कोडॉन। एंड फाइनली कोडॉन एंटीकोडॉन ये फिनोमेना क्या है? देखो कोडॉन तुम्हारा एमआरएनए पे होता है, ये एयूजी है, उसको रीड करने के लिए टीआरएनए आता है। क्या आता है? टीआरएनए क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड। सो ये टीआरएनए एक लूप से रीड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन लूप। और कैसे रीड करेगा? कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से। कैसे रीड करेगा? कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से। सो एयूजी को रीड करने के लिए कौन आएगा? एक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यू होता है, यू के लिए ए हो गया, और जी के लिए सी हो गया। सो टीआरएनए फिर ऐसा, ये ऐसा टीआरएनए है जिसके पास ये एंटीकोडॉन है, और ये एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए क्या कार्य करेगा? हमेशा मेथियोनिन। तो ये पार्ट भी हम समझ गए कि कोडॉन एंटीकोडॉन रीडिंग हो गया, और उसी वे से पर्टिकुलरली अमीनो एसिड डिलीवरी होती है टू द पर्टिकुलरली राइबोसोम फॉर सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? चलो, सो वी आर डन विद द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।